दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन विलियन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट है, विलियन की सांद्रता को कितने भागों में बांटा गया है और प्रत्येक का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों, विलियन की जो सांद्रता है उसको 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है मोलरता, दूसरा मोलरता, तीसरा नॉर्मलता, चौथा मोल प्रभाज, पांचवा डब्लू बाई डब्लू, पांचवा डब्लू बाई डब्लू भार बटे भार, छठवां आयतन बटे आयतन, सातवां भार बटे आयतन और आठवां पार्ट्स पर मिलियन। तो ये है 8। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आदर्श तथा अनादर्श विलियन क्या होता है इनके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विलियन की सांद्रता को 8 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं? तो मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय जो होता है उसके मोलों की संख्या को हम उस विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम, जो मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू एन ए इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम ए इंटू वी, जो कि एम एल में होता है, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। यहाँ पर जो जो डब्ल्यू है वो विलेय का भार है और ये एम ए जो है वे विलेय का अणु भार है और वी जो है वो आयतन है। तो ये है मोलरता। अब आइए देखते हैं मोलरता। मोलरता की परिभाषा 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कोई विलयन है, उसके अंदर 1 किलो विलायक है और उसमें उपस्थित विलेय की जो मोलों की संख्या है तो उस विलयन को हम मोलरता कहेंगे। और इस मोलरता को स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इस मोलरता का स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जिसको ग्राम में लिखा जाता है, और इसका मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा। तो स्मॉल एम मोलरता बराबर होता है ये डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जो ग्राम में होता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल डब्ल्यू है वो विलेय का भार है, एम ए जो है वो विलेय का अणु भार है और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो विलायक का भार है। तो ये था मोलरता। अब आइए नॉर्मलता को देखते हैं। नॉर्मलता ये है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे इस कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 लीटर कोई विलियन है, उसके अंदर उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो ग्राम तुल्यांक होता है जिसे इक्यू से प्रदर्शित करते हैं, उसकी संख्या को हम लोग विलेय की नॉर्मलता कहते हैं। इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है नॉर्मलता एन बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में ई क्यू इंटू वी, जो कि एम एल में होता है। और ये जो ई क्यू है ये इसको तुल्यांक से कहते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा। तो ये था नॉर्मलता का फॉर्मूला एंड परिभाषा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों चौथा है मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज क्या होता है आइए देखते हैं। किसी विलयन का मूल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित घटक कणों की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो दोस्तों मूल प्रभाज जो होता है वो किसी विलयन में मूल प्रभाज जो होता है उस विलयन में उपस्थित घटक कणों की मोलों की संख्या, घटक कणों के जो मोलों की संख्या होता है और जो कुल मोलों की संख्या होता है उसके बराबर होता है। जैसे विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज हमें निकालना होगा तो ये देखिए Na प्लस Nb, ये जो है Na है ये विलेय का मूल प्रभाज है और जो Nb है वो विलायक का मूल प्रभाज है। तो विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज अपॉन में विलेय का मूल प्रभाज, तो ये हो जाएगा टोटल विलेय का मूल प्रभाज। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो मूल प्रभाज होता है उस विलयन में घटक कणों की मोलों की संख्या जो होता है वो
कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है ना। तो ये देखिए ये दोनों है, तो इसका कुल और कुल अपॉन में कुल मोलों की संख्या। तो ये था विलेय का मोल प्रभाव। इस तरह विलायक का मोल प्रभाव होता है NB प्लस Na अपॉन में NB। तो जो NB है ये विलायक का मोल प्रभाव है और जो Na है ये विलेय का मोल प्रभाव है। इसे हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाव काई ए हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाव काई बी हो जाएगा। और यहाँ पर नोट में एक बात याद रखना है कि काई ए प्लस काई बी बराबर एक फॉर्मूला आता है। यदि हमें काई बी ज्ञात है तो हम काई ए निकाल सकते हैं। 1 माइनस काई काई बी हमें पता है, तो काई बी को हम लोग इधर कर देंगे और इससे हम काई ए निकाल सकते हैं। अगर काई ए पता है, काई बी निकालना है, तो इसको इधर कर देंगे। तो इस तरह मूल प्रभाव हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट है W अपॉन में W प्रतिशत, भार बटे भार प्रतिशत। तो इसका होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। और नेक्स्ट है आयतन बटे आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम परसेंटेज, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। तो ये था आयतन बटे आयतन प्रतिशत का। इसके बाद भार बटे आयतन प्रतिशत का होता है विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। देखिए भार जो होता है वो W जो है वो भार में है और V जो है वो आयतन में है। तो विलेय का भार बटे विलयन का आयतन से आप लोग देख लीजिएगा इंटू 100। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो भार में होता है विलेय। तो ये होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। तो यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ 10 के पावर -6 होगा। ये गलत हो गया है। विलेय का भार बटे विलयन का भार अपॉन इंटू में 10 के पावर -6 हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट आदर्श विलयन। दोस्तों मैंने 8 के नाम बता दिए हैं। इसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन पर अब चर्चा होगी। तो आदर्श विलयन क्या होता है ये देखते हैं। तो वह विलयन जो प्रत्येक दशा में राउंड के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण मेथनॉल प्लस एथेनॉल। मेथनॉल और एथेनॉल जो हो जाएगा, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो ये उदाहरण है इसका। राउल्ट का नियम क्या होता है? तो राउल्ट का नियम होता है P नॉट माइनस पी एस अपॉन में P नॉट बराबर N प्लस कैपिटल N अपॉन में N। तो ये है राउल्ट का नियम। इसके बाद अनादर्श विलयन। यह देखिए वह विलयन जो प्रत्येक दशा में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, लेकिन अनादर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो यह विलयन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं और वह विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। अनादर्श विलयन ये है कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए यह अनादर्श विलयन है। और इसके दो प्रकार होते हैं। वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं, धनात्मक विचलन जो दिखाते हैं एक, और दूसरा ऋणात्मक विचलन दिखाता है राउल्ट के नियम से। तो ये था अनादर्श विलयन। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे देखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। दोस्तों अणुसंख्यक गुणधर्म को कितने भागों में बांटा गया है? प्रत्येक को सूत्र सहित परिभाषित करें। तो अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो ये 4 हैं हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है ये देखते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात जो होता है वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। यह देखिए अतः वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर डेल्टा पी बराबर पी नॉट बराबर हो जाए डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। तो इससे हमें राउल्ट, ये देखिए राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित मूल प्रवाह के बराबर होता है। राउल्ट का नियम यही कहता है कि
किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है उस विलयन में उपस्थित मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये राउल्ट का नियम है। इसके बाद तनु विलयन के लिए जो स्मॉल एन है वो बहुत बहुत छोटा होता है एन के मुताबिक। तो एन की तुलना में स्मॉल एन की कैपिटल एन की तुलना में जो स्मॉल एन है वो बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपन में पी नॉट बराबर हो जाएगा स्मॉल एन अपन में कैपिटल एन। इसके बाद पी नॉट माइनस पी एस अपन में पी नॉट बराबर हो जाएगा स्मॉल एन बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपन में एम ए और कैपिटल एन बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपन में एम बी। तो ये हो जाएगा यहाँ से पी नॉट माइनस पी एस अपन में पी नॉट और डब्ल्यू ए अपन में एम ए और ये ऊपर चल जाएगा यानी कि पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बी अपन में डब्ल्यू बी। तो ये था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला, जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 110% आते ही आते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन यह होता है कि जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है। यानी कि जब हम किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है, जिसके क्वथनांक का उन्नयन बढ़ जाता है। तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है जिससे उसका क्वथनांक का उन्नयन बढ़ जाता है, और जिसे हम क्वथनांक का उन्नयन करते हैं और इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। और अतः डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी एस माइनस टीबी नॉट, जहाँ जो डेल्टा टीबी है क्वथनांक का उन्नयन है, टीबी एस जो है विलयन का क्वथनांक है और टीबी नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। जब हम विलयन का क्वथनांक ये देखिए माइनस हो रहा है तो इसलिए ये बढ़ जाता है। इसके बाद राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन जो होता है उस विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, ये देखिए। अतः डेल्टा टीवी जो है वह समानुपाती है एम के यानी मोललता। तो यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है जिस जो होता है केबी। तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाता है केबी इंटू मोललता का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो जहाँ जो स्मॉल डब्ल्यू होता है वो विलय का भार होता है, एम ए जो होता है वो विलय का अणु भार होता है और जो कैपिटल डब्ल्यू होता है वो विलायक का भार होता है। तो ये था क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला। और ये जो केबी जो होता है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है कांस्टेंट, और केबी इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट है हिमांक का अनुमान। जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है। ये भी सेम है बट इसमें अवनमन यानी कि इसमें घटता है, क्वथनांक उन्नयन में इसमें बढ़ता है इसमें घटता है। ये देखिए जब किसी वाष्पशील पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो इसके वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है, जिससे हिमांक के अवनमन में भी कमी हो जाती है, जिससे हम हिमांक का अवनमन करते हैं, इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अतः डेल्टा टी एफ बराबर जो होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस हो जाता है। जहाँ ये देखिए राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन के हिमांक का अवनमन जो होता है उस विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, तो डेल्टा टी एफ समानुपाती साइन हटेगा, के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक लग जाएगा, ऐड हो जाएगा और इंटू मोललता। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। जहाँ जो डेल्टा सॉरी जहाँ के एफ जो है वो मोलल अवनमन स्थिरांक है, इसका भी मात्रा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो दोस्तों ये है हिमांक का अवनमन का सूत्र। इस पर भी न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद लास्ट है परासरण दाब। परासरण दाब की देखिए परिभाषा इसका देखते हैं। परासरण दाब की प्रक्रिया को रोकने के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। यानी जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है उसके द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो परासरण दाब होता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो पाई बराबर होता है सी आर टी, और या फिर हम लिख सकते हैं पाई बराबर एन बाई वी एच टी। सी की जगह हम लोग एन बाई वी कर लेते हैं, आर की जगह एस लिख लेते हैं और टी सेम रहता है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है एन वी बराबर एन एच टी। और जहाँ पाई जो है वो पराशर दाब है, एन जो है वो विलय के मोलों की संख्या है, वी बराबर आयतन है और एस बराबर विलयन स्थिरांक है और टी जो है वो टेम्परेचर है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सभी को बताया है। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।